Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to start a chapter which is screening and sampling. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग करते हैं स्क्रीनिंग की डेफिनेशन. ठीक है. स्क्रीनिंग सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन करने से पहले सिर्फ ये बता देता हूँ कि स्क्रीनिंग जो है हम हेल्दी इंडिविजुअल्स पे करते हैं. ठीक है. और वो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं जो अनरिकग्नाइजेबल डिजीज़ हो, जो ऑलरेडी पता ना हो हमें कि ये डिज़ीज़ बंदे में है कि नहीं है. ठीक है. तो उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो हमारे पास होती है स्क्रीनिंग. ठीक है. अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पे बात आती है. ठीक है. स्क्रीनिंग इज डिफाइंड एज सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मीन ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, एग्जामिनेशन और अदर प्रोसीजर इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है. जैसे मैंने बताया है क्या है सर्च फॉर अनरिकग्नाइज डिजीज और डिफेक्ट हम लोगों ने किया है. किस तरह किया है? बाय मीन ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, एग्जामिनेशंस एंड अदर प्रोसीजर. ठीक है. ऑन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल पे किया है. ठीक है. अब स्क्रीनिंग का एक तो फ़ायदे की बात कर लेते हैं, लाइक हम लोग स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं, और फिर इसके बाद इसकी हम लोग उस पर बात कर लेंगे कि स्क्रीनिंग के बाकी क्या है ना, लाइक एम एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह. ठीक है. स्क्रीनिंग का सबसे मेन जो मतलब क्यों करते हैं हम इसको, देखो एक तो ये वाइड एप्लीकेशन है इसकी. ठीक है. इनएक्सपेंसिव है और हमारे पास लिटिल टाइम ऑफ फिजिशियन लेता है. ठीक है. क्या है, फिजिशियन का टाइम भी कम लेता है, इनएक्सपेंसिव भी है और वाइडली आप एक टेस्ट से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है. एम एंड ऑब्जेक्टिव में ये तीन बातें जो मैं बताऊंगा ये तो आपने मस्ट करनी है, यही तीन बातें करनी है और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. सबसे पहले आपने अर्ली डिटेक्शन करनी है. ठीक है. अर्ली डिटेक्शन करने के बाद आपने करनी है कंट्रोल ऑफ डिजीज़. ठीक है. अर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, ट्रीटमेंट दे दी. ठीक है. थर्ड आपने क्या करना है, इसकी वजह से आपका जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है ना वो अल्टर हो जाती है. मतलब नॉर्मली अगर डिजीज़ ने 10-15 साल रहना था या उसने बॉडी को बहुत ज़्यादा ख़राब करना था, अब नहीं ख़राब करेगी क्योंकि आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसको ट्रीटमेंट दे दिया. ठीक. तो स्क्रीनिंग का मेन एम क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन होती है, फिर ट्रीटमेंट होती है और अल्टर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़. ठीक है. अच्छा जी, अब हम आते हैं यूजेज ऑफ स्क्रीनिंग पे. ठीक है. यूजेज ऑफ स्क्रीनिंग वही सेम चीज़ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. एक तो एम हमने कर लिया कि एल डिटेक्ट किया, ट्रीटमेंट की और नेचुरल हिस्ट्री बदल दी हम लोगों ने. अब इसकी यूजेस क्या हैं? सबसे पहले आपने केस को डिटेक्ट किया. ठीक है. केस डिटेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल ऑफ डिजीज़ की. ठीक है. उस डिज़ीज़ को आपने कंट्रोल किया. फिर इसके अलावा आप स्क्रीनिंग जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और फोर्थ जो है ये आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अवेयरनेस वगैरह लोगों में फैलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. बस ये 4 पॉइंट्स याद करने. सबसे पहले आपने केस को डिटेक्ट करना है, उसकी फिर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ करनी है. थर्ड आपने क्या करना है, रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए. ठीक है. अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है. अब स्क्रीनिंग की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास होती है मास स्क्रीनिंग, सेकंड हमारे पास आती है हाई रिस्क स्क्रीनिंग और थर्ड हमारे पास आती है मल्टी फेज स्क्रीनिंग. देखो, मास स्क्रीनिंग ये होती है ना कि आप होल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हो. ठीक है. विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन बस मास स्क्रीनिंग में आप मैक्सिमम होल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हो. जैसे ऑल एडल्ट, मतलब सारे के सारे एडल्ट की स्क्रीनिंग कर रहे हो पेशावर में, या ऑल चिल्ड्रन, सारे के सारे चिल्ड्रंस की आप स्क्रीनिंग कर रहे हो पेशावर में. ठीक है. अच्छा, फिर आते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग. हाई रिस्क स्क्रीनिंग वो होते हैं जो रिस्क पीपल होते हैं ना उनकी आप स्क्रीनिंग करते हो. फॉर एग्जांपल जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली आप देखते हो प्रिवेलेंस लंग कैंसर की. ठीक है. तो आप सिर्फ हाई रिस्क जो लोग हैं जिनको प्रोबेबिलिटी है कि इनको लंग कैंसर हो सकता है तो आप उन्हीं में चेक करते हो. फॉर एग्जांपल इसके अलावा दूसरी एग्जांपल मैं बता देता हूँ. आप प्रोस्टिट्यूट्स में आप चेक करते हो प्रिवेलेंस ऑफ HIV. ठीक है. तो ये आप हाई रिस्क लोगों में ही चेक कर रहे हो. ठीक है. फिर आते हैं मल्टी फेज स्क्रीनिंग. मल्टी फेज स्क्रीनिंग जो होती है ना, ये 2 और मोर टेस्ट करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन, 2 और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल डिजीज़. तो इसको आप मल्टी फेज स्क्रीनिंग करते हो और ये ऑब्वियसली नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं हो, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता. ऑब्वियसली इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव थिंग. ठीक है. और टाइम भी ज़्यादा लगते हैं.
सही है। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारी टाइप्स हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्रीनिंग होती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा डॉक्टर के पास आता है किसी चीज़ और मसले के लिए, ठीक है, लेकिन डॉक्टर उस मसले को सॉल्व करने के साथ साथ कोई और स्क्रीनिंग टेस्ट भी उस पर अप्लाई कर लेता है और कोई और डिजीज़ भी उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उस बंदे में। तो ये हो गई अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है, कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम जब होता है ना तो उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीनिंग से टेस्ट आएगा वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर वो फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोगों में एंजाइटी पैदा होगी, लोगों में जो है वो स्ट्रेस पैदा होगा, इवन लोग जो है वो फॉल्स डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए फिर करेंगे और फॉल्स ट्रीटमेंट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। इसके अलावा फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है कि मतलब एक बंदे को डिजीज़ है और उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहा है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट डिले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली कॉस्ट भी होगी और टाइम भी कंज्यूम होगा। और दूसरी बात यह कि स्क्रीनिंग टेस्ट के एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं ना थोड़े बहुत, तो वो भी वो होंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग में आपने दो बातें याद रखनी है, एक डिजीज़ और एक स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। सही है, डिजीज़ पे है ना। अब स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की डिजीज़, वो डिजीज़ इसमें हम लोग देखो, सबसे पहले डिज़ीज़ की हेडिंग पे आ जाते हैं ना। डिज़ीज़ की हेडिंग में ये है कि हम सिर्फ वही डिज़ीज़ लेते हैं स्क्रीनिंग के लिए, अप्लाई करते हैं उन पे, ठीक है, जो हमारे पास वो हो, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई सर दर्द के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, इट डजंट मेक्स एनी सेंस। कोई इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गई या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वट एवर इट इज़, लेकिन इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा ये है कि उस डिज़ीज़ का कोई लेटेंट पीरियड भी होना चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्ट इन्फेक्शन आया उसने डिज़ीज़ कर दी, कोई लेटेंट पीरियड भी होना चाहिए उसकी, ठीक है। इसके बाद उसकी नेचुरल हिस्ट्री भी होनी चाहिए उस डिज़ीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है, ठीक है, तो इसके बाद इसके लिए जो है वो भी होने चाहिए, क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होने चाहिए इस डिज़ीज़ के लिए, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट भी होने चाहिए और इवन उस डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, ये पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट भी कर रही हो, ठीक है। और ये भी एविडेंस हो कि अगर आप स्क्रीनिंग करवा लेते हो, ठीक है, तो स्क्रीनिंग से आपकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। और दूसरी बात यह कि स्क्रीनिंग से आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं और नुकसान आपको कम हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नुकसान यही होता है ना कि कॉस्ट लग रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फ़ायदा में ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली बंदे अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, डिज़ीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है वो अल्टर हो जाएगी ना, तो ये इसका फ़ायदा होना चाहिए। एटलीस्ट उस डिज़ीज़ के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, क्या है, एक तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो, ठीक है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा जो है वो नेचुरल हिस्ट्री होनी चाहिए, लेटेंट पीरियड होने चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए, कंफर्मेटरी टेस्ट होने चाहिए, ट्रीटमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, और फ़ायदे ज़्यादा होने चाहिए, नुकसान कम होने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया की सेकंड हेडिंग, विच इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ACE, ठीक है। ACE जो हमारे पास ACE इनहिबिटर्स हम लोगों ने पढ़े थे ना फार्मा में, तो ACE शारोख, ठीक है। तो A से हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी, C से हमारे पास आएगा ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, E से हमारे पास ये जो है वो एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, S से हमारे पास जो है वो आता है सेफ़, ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, और R से रिपीटेबिलिटी एंड रैपिडिटी, ठीक है। ये याद रखना, दोबारा बता देता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी, कॉस्ट, एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी, रिपीटेबिलिटी एंड रैपिडिटी, ठीक है। अब एक्सेप्टेबिलिटी ये है कि ऑब्वियसली जो जिन लोगों पे हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। रिपीटेबिलिटी, हम रिपीट, कोई भी टेस्ट हम रिपीट किस लिए करते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है ना, रिपीट इसलिए करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास कोई गलती भी हो सकती है, एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो अब एरर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। देखो, एक हमारे पास होता है
ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है, क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्वियसली उसमें एरर आ सकता है कि इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशंस हो सकती हैं और इंटर ऑब्जर्वेशन वेरिएशन हो सकती हैं, ठीक है। इंट्रा ऑब्जर्वर ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट किया है किसी बंदे का ब्लड प्रेशर देखा है, और मैंने जो है वो अभी देखा है तो वो आया है कोई 120/80, और मैंने 5 मिनट बाद देखा है तो वो आया है 150/80, ठीक है। सही है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये गलती क्यों आई है? ये गलती इसलिए आई है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो था, अटेंटिव था, मैंने जल्दी जल्दी अच्छे से चेक कर लिया। लेकिन सेकंड टाइम मैंने बस कहा कि बस मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ था, दोबारा चेक कर लेते हैं, तो मेरा रिज़ल्ट गलत आ गया, ठीक है। तो ये इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन है। फिर आते हैं इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट किया है तो उसका रिज़ल्ट आया 10, मेरे दोस्त ने रिज़ल्ट किया है उसका रिज़ल्ट आया 12, ठीक है। तो ये इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ये होता है बायोलॉजिकल वेरिएशंस भी आ सकते हैं। बायोलॉजिकल वेरिएशंस ये होती हैं कि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, अभी 120/80 है, ठीक है। अब उसने कोई ऐसी स्ट्रेस ले लिया या कोई ऐसी दिमाग में उसका थॉट आया जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और एकदम उसका ब्लड प्रेशर शूट किया, ठीक है, ठीक है। और मैंने दोबारा चेक किया तो वो डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल वेरिएशंस है। इसके अलावा कोई टेक्निकल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कोई मशीन में मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं ना, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं वैलिडिटी पे, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है किसी टेस्ट की? वैलिडिटी देखो, हमारे पास इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक वैलिडिटी होती है, ठीक है, और एक हमारे पास इसमें होती है एक्यूरेसी, ठीक है। वैलिडिटी ये होती है कि एक टेस्ट आप कितना वैलिड है, मतलब कि वो आपको बता रहा है कि किन लोगों को डिजीज़ है और किन लोगों को डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो वैलिडिटी मतलब ये एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू टेल सेपरेट द पीपल हु एक्चुअली गॉट द डिजीज़ एंड हु एक्चुअली डू नॉट गॉट द डिजीज़, ठीक है। और एक्यूरेसी ये होती है ना कि एक्यूरेसी मतलब कि कितना एक्यूरेट है, जो आपकी मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, तो दैट्स एक्यूरेसी, ठीक है। फिर वैलिडिटी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सेंसिटिविटी है और एक स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। ये हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें ये 2x2 टेबल और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।